हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डाउट नट की लाइव क्लास में। तो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे बच्चों आप लोग? बच्चों आज हम संबंध एवं फलन का 6 नंबर का लेक्चर देखने जा रहे हैं, जिसमें बच्चों मैं आपको सबसे पहले फलन का प्रांत और परिसर निकालना सिखाऊंगा और उसके बाद बच्चों मैं आपको फलनों के प्रकार के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो जल्दी से सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम आज की क्लास को आरंभ कर सकें। जल्दी से जल्दी सभी बच्चे ज्वाइन कीजिए, जल्दी से जल्दी थम्स अप भेजिए सो दैट मुझे पता लग सके कि आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं काफी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। दीपक, सत्यम, मनोज, काजल, शुभम, रौनक, उसके अलावा भी अनिल, अनूप, ज्योति, आंचल, रॉबिन, दिलीप, काफी बच्चों ने हमें ज्वाइन कर लिया है। कालू, प्रिया, खुशी, काफी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, ओके बच्चों। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में फलन क्या होता है ये समझाया था, उसके अलावा बच्चों मैंने आपको वेवी कर्व मेथड समझाया था। वेवी वक्र विधि बच्चों मैंने आपको समझाई थी, जिसकी सहायता से हम असमीकाओं का हल ज्ञात करते हैं और उनका उपयोग बच्चों हम फलन के प्रांत और परिसर को ज्ञात करने में करते हैं। ठीक है, और लास्ट में जाते जाते मैंने आपको फलन के प्रांत और परिसर की परिभाषा भी बता दी थी और एक क्वेश्चन करवा भी दिया था फलन के प्रांत का। अब बच्चों आज की क्लास में हम लोग फिर से वही चीज रिवाइज करेंगे। फलन का प्रांत क्या होता है सबसे पहले हम ये देखेंगे, उसके पश्चात कुछ उदाहरण करेंगे, फिर हम फलन का परिसर ज्ञात करना सीखेंगे, उसके बाद फिर बच्चों हम फलनों के प्रकार देखेंगे कि कौन कौन से प्रकार के हमारे फलन होते हैं। ओके बच्चों, तो आज की आपकी जो क्लास है ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि देखा गया है पिछले 2-3 सालों से फलनों के प्रकार पर आधारित एक क्वेश्चन आ ही रहा है डेफिनेटली पेपर में। तो आज की क्लास बच्चों यदि आपने देख ली तो आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन मिल जाएगा पेपर में। ओके, तो इसलिए आज की क्लास को अच्छे से अटेंड करिएगा, एक एक क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊं उसको अच्छे समझिएगा, फलनों के प्रकारों को चेक करने की क्या क्या तरीके हैं उनको आप समझिएगा। ओके बच्चों, तो करते हो ये वादा मेरे साथ में कि बने रहोगे लास्ट तक? करते हो ये वादा? हाँ, काफी बच्चे वादा कर रहे हैं। हाँ बोल रहे हैं काफी बच्चे। बेटा एनसीईआरटी एक्सरसाइज के प्रश्न भी करवाऊंगा मैं, पहले एक चैप्टर खत्म हो जाए, चैप्टर खत्म होने के पश्चात मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के प्रश्न भी करवाऊंगा। ठीक है, हाँ। तो बच्चों इस अध्याय की यदि हम प्रगति की बात करें तो इस अध्याय में सबसे पहले हमने समझा था समुच्चय के बारे में, जिसमें हमने क्लास 11th के समुच्चय का पूरा की पूरा रिवीजन किया था। इसके पश्चात बच्चों हमने संबंध के बारे में जाना। अब संबंध में सबसे पहले हमने समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल देखा, उसके पश्चात बच्चों हमने संबंध के बारे में जाना, फिर हमने संबंध का प्रांत, सहप्रांत व परिसर देखा और उसके पश्चात बच्चों हमने संबंधों के प्रकार जाने थे। ठीक है, और फिर उसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं फलन को। अब फलन क्या होता है ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। अब आज की क्लास में हम फलन का प्रांत, सहप्रांत व परिसर निकालना सीखेंगे, उसके अलावा हम फलनों के प्रकार देखेंगे, फिर बच्चों उसके बाद हम फलनों का संयोजन और प्रतिलोम फलन ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, और इसके बाद बच्चों एक टॉपिक और बचता है आपके इस अध्याय का, जो कि बहुत आसान टॉपिक है, जिसका नाम है द्विआधारी संक्रियाएं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपका ये अध्याय चलने वाला है। अब बच्चों मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास में हम काफी सारे क्विज भी करने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम काफी सारे क्विज भी करेंगे, तो आप घबराइए मत, मैं भी आपको क्वेश्चन करवाऊंगा और आप भी प्रैक्टिस करोगे, तभी तो बच्चों आप लोग अच्छे अंक लेकर आओगे मैथ में, राइट? 100 मार्क्स लेकर आने आप लोगों को। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे, 100 ही आएंगे यदि आपने मेरे साथ मेहनत कर ली तो। ठीक है,
ओके बच्चों, ठीक है बेटा। सिलेबस खत्म कराने की जिम्मेदारी मेरी है, आपकी जिम्मेदारी केवल पढ़ाई करने की, ठीक है। आप पढ़ाई करते रहिए, मैं आपका सिलेबस समाप्त करा दूंगा पेपर से पहले। ठीक है बेटा, ओके। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले तो फलन का प्रांत, सहप्रांत व परिसर। उसके पश्चात बच्चों हम फलनों के प्रकार देखेंगे और फिर उसके बाद बच्चों हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बच्चों हम आज की क्लास में करने वाले हैं। ओके, हाँ बेटा बिल्कुल, मैथ में 100 मार्क्स आएंगे यदि आपने मेरे साथ मेहनत कर ली तो। ठीक है, ओके क्लियर। अब बच्चों आज की क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं क्विज के माध्यम से। ठीक है, तो एक क्विज आपके सामने आ रही है, इसका मुझे सभी बच्चे सही सही आंसर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब क्विज का बच्चों आपका क्वेश्चन है कि यदि f ऑफ x बराबर e की घात x और g ऑफ x बराबर log बेस e x हो तो आपको f गुणा g ऑफ 1 का मान ज्ञात करना है। अब बच्चों आपने 11वीं क्लास में फलनों का बीजगणित पढ़ा था, वहां पर आपने दो फलनों को गुणा करना सीखा था। ठीक है, तो उसी पर आधारित बच्चों आपका ये प्रश्न है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए बच्चों जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। बच्चों आपका समय होता है यहाँ पे समाप्त। अब डिस्कस करते हैं इसका उत्तर। तो बच्चों देखो, आपने 11वीं क्लास में ये पढ़ा था कि यदि हमें दो फलनों का गुणा करना हो तो ये बराबर होता है f ऑफ x गुणा g ऑफ x के। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर f डॉट g, f गुणा g ऑफ 1 चाहिए, तो ये हो जाएगा f ऑफ 1 गुणा g ऑफ 1। अब f ऑफ 1 देखो क्या होगा, यहाँ पर x की जगह पर 1 रखा, ये हो गया e गुणा g ऑफ 1 क्या हो जाएगा, x की जगह 1 रखा, ये हो गया log बेस e1। अब बच्चों log 1 की वैल्यू 0 होती है, e का 0 के साथ गुणा करोगे 0 ही मिलेगा, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बी विकल्प। ठीक है, तो ये बच्चों इसका आंसर था। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं काफी बच्चों ने आंसर सही भी बताए हैं, काफी बच्चों के आंसर सही हैं। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। इसी तरीके से आप पढ़ाई करते रहिए तो डेफिनेटली आप गणित में 100 में से 100 मार्क्स लेकर आओगे। जिन बच्चों को 11वीं क्लास की मैथ याद नहीं है वो आरंभ कर दें 11वीं क्लास के रिवीजन को। मेरी शाम में क्लास चलती है 5 बजे, वहाँ पर मैं 11वीं क्लास पढ़ाता हूँ। ठीक है, और अभी वहाँ पर समुच्चय अध्याय चल रहा है। ठीक है, आई थिंक समुच्चय अध्याय को मैं 1-2 दिन में समाप्त कर दूंगा, या तो आज या फिर मंडे में। उसके पश्चात में संबंध एवं फलन को ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो जिन बच्चों को 11वीं क्लास याद नहीं है वो उस क्लास को अटेंड करिएगा। शाम को 5 बजे होती है क्लास। ठीक है बच्चों, शाम को 5 बजे। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। ओके क्लियर। अब बच्चों हम लोग फलन जानते हैं, फलन क्या होता है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा संबंध जिसमें समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B के केवल और केवल एक अवयव से जुड़ा हो उसे हम फलन कहते हैं। तो समुच्चय A से समुच्चय B का संबंध f एक फलन कहलाता है यदि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का समुच्चय B में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, उसे बच्चों हम फलन कहते हैं। अच्छा बच्चों, मैं आपको फलन की पहचान करना ग्राफ के माध्यम से भी बता सकता हूं। ठीक है, कैसे, देखो यदि मान लो आपने किसी फलन का ग्राफ बनाया, ठीक है, तो किसी फलन के ग्राफ को यदि y अक्ष के समांतर खींची गई रेखा
केवल एक बिंदु पर काटती है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आप फलन की जांच कर सकते हो। देखो सबसे पहले जो भी आपको दिया गया होगा आप उसका ग्राफ बनाना, और ग्राफ बनाने के पश्चात आप कोई भी y अक्ष के समांतर रेखा खींचना। यदि y अक्ष के समांतर खींची गई रेखा फलन के ग्राफ को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तब तो बच्चों वो फलन होगा, और यदि ज्यादा बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो वो फलन नहीं होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये होता है फलन। ओके, तो ये मैंने ग्राफ की सहायता से भी बता दिया कि कैसे हम लोग फलन की जांच करेंगे। ओके बच्चों, ओके। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं फलन के प्रांत, परिसर और सहप्रांत की। तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि फलन का प्रांत होता है समुच्चय ए में उपस्थित भी बिंदु। ठीक है, समुच्चय ए में उपस्थित प्रत्येक अवयवों का समुच्चय फलन का प्रांत होता है। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या ये फलन है, बिल्कुल फलन है ये। ठीक है, और इसका जो ये समुच्चय है ना ये हो जाएगा फलन का प्रांत। अब ठीक है, ये होता है बच्चों फलन का प्रांत। और फलन के प्रांत के अवयवों को यदि हम फलन के अंदर रखें तो उससे जो हमें प्राप्त मान होंगे उनके समुच्चय को हम फलन का परिसर कहते हैं। ठीक है, और ये यदि समुच्चय बी है तो समुच्चय बी होता है सहप्रांत। ठीक है, तो ये होते हैं प्रांत, सहप्रांत और परिसर। अब बच्चों यदि आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई इस फलन का प्रांत बताइए, तो बहुत कम चांस है कि आपको इस तरह से पूछा जाए। आपको कुछ फंक्शन दिया गया होगा, कुछ फलन दिया गया होगा और उसका आपसे प्रांत और परिसर पूछा जाएगा। जैसे कि मान लो आपको दे दिया f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसका प्रांत और परिसर बताओ। ठीक है, तो इस तरीके के बच्चों आपके पास में प्रश्न आएंगे पेपर में। अब ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए ही हमने एक मेथड देखा जिसका नाम था वेवी कर्व मेथड। ठीक है, अब कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया था वेवी कर्व मेथड, तो मैं उसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, तो वेवी कर्व मेथड के बच्चों कुछ फिक्स से स्टेप होते हैं, जिसका पहला स्टेप ये होता है कि सबसे पहले हम जीरोज ज्ञात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जीरोज ज्ञात करेंगे। ओके, अब जीरोज कैसे ज्ञात करेंगे, अंश को शून्य के बराबर करके। जैसे मान लो मेरे पास असमीका है x माइनस 2 गुणा x माइनस 4 गुणा x माइनस 3 बटे x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये है मेरे पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम जीरोज ज्ञात करेंगे। अब जीरोज ज्ञात करेंगे अंश को शून्य के बराबर करके। तो जब आपने अंश शून्य बराबर किया, यहां से हमें x के मान मिल गए 2, 3 और 4। ठीक है, ऐसे सेकंड स्टेप में हम पोल्स ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब पोल्स कैसे ज्ञात करेंगे, पोल्स ज्ञात करेंगे हर को जीरो के बराबर करके। हर को 0 के बराबर किया तो x बराबर आ गया 1। ठीक है, इसके पश्चात तीसरे स्टेप में हम संख्या रेखा पर जीरोज और पोल्स को निरूपित करेंगे। तो संख्या रेखा बनाई, इन पर इनको निरूपित करेंगे तो 1, 2, 3 और 4 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद यदि बच्चों यहां पर बराबर का चिन्ह दे रखा है तब जीरोज जो होंगे उन पर डॉटेड लगा देंगे। ठीक है, तो बराबर का चिन्ह है, जीरोज है 2, 3, 4, इन पर आप लगा दो ये डॉटेड, लगा दिया। इसके अलावा आपको ये देखना है कि क्या कहीं पर घात सम है या किसी की समवार पुनरावृत्ति हो रही है। तो देखो यहाँ पर भी एक घात, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर एक, तो सबकी घात विषम है। ठीक है, अच्छा मान लो यहाँ पर यदि घात सम होती, मान लो ये 1 की जगह 2 होता, तो हम बच्चों x बराबर 2 पर एक स्टार बना देते हैं यहाँ पर। इसका मतलब है कि 2 पर चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, अब चिन्ह कैसे लगाते हैं हम लोग बच्चों, यहाँ से आरंभ करते हैं प्लस से। ठीक है, तो प्लस लगाया, अब यहाँ पर स्टार नहीं मिला। स्टार क्या करता है, स्टार रुकावट डालता है चिन्ह परिवर्तन के मार्ग में, वो चिन्ह को परिवर्तित नहीं होने देता। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार नहीं है तो आसानी से चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, यहाँ पर भी नहीं है
तो यहाँ पर भी परिवर्तित हो जाएगा। अब यहाँ पर स्टार आ गया, स्टार ने बोला कि मैं चिन्ह परिवर्तन नहीं होने दूंगा, तो यहाँ पर प्लस ही रहा। अब यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्टार नहीं है। ठीक है, अब देखो हमें चाहिए क्या हो, हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब हमें 0 से बड़ा या बराबर चाहिए, मतलब मुझे धनात्मक वाला चाहिए। तो धनात्मक वाला एक तो ये है, एक ये है और एक बच्चों आपका ये है। तो क्या हो जाएगा हमारा हल, x बिलोंग्स टू 1 to 2। अब दो को हमें सम्मिलित करना है, यूनियन 2 से 3, यहाँ पर 2 भी लेना है और 3 भी लेना है। ठीक है, यूनियन यहाँ पर बच्चों 4 हमें लेना है, 4 से लेकर के अनंत तक। ठीक है, अब देखो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 1 to 3 यूनियन 4 से अनंत। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों हम वेवी कर्व मेथड की सहायता से निम्न प्रकार की असमीकाओं का हल ज्ञात करते हैं, जैसा कि काफी बच्चों ने मुझे आंसर सही बताया भी है। ठीक है, काफी बच्चों ने मुझे आंसर सही बताया भी है। ओके बच्चों, ठीक है। अब बच्चों हम लोग फलन का प्रांत और परिसर निकालना सीखते हैं। तो फलन का प्रांत क्या होता है? फलन के प्रांत की परिभाषा होती है, फलन y बराबर f(x) के लिए x के वे सभी मान जिनके लिए फलन परिभाषित हो, फलन का प्रांत कहलाता है। ठीक है, यानी कि हमें x के वे सभी मान देखने हैं जिन पर फलन परिभाषित हो, उन सभी मानों के समुच्चय को ही हम फलन का प्रांत कहते हैं। अब बच्चों आपके कोर्स में 2-3 टाइप के हैं फलन जिनके आपसे प्रांत ज्ञात करवाएगा। तो पहला टाइप तो यह है कि आपका फलन हर में दिया गया हो, 1/f(x) के रूप का हो। तो इस कंडीशन में फलन के परिभाषित होने के लिए जरूरी है कि f(x) 0 के बराबर ना हो। ठीक है, f(x) क्या नहीं हो? 0 के बराबर नहीं हो। यानी कि मान लो मैं आपसे कहूं कि 1/x-2 ये कोई एक फलन है f(x). ठीक है, अब इसका प्रांत ज्ञात करो। तो प्रांत ज्ञात करने के लिए जरूरी है कि जो इसका हर है वो 0 के बराबर ना हो। तो x-2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0 के, इसका मतलब x का मान 2 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है यदि आपका फलन 1/f(x) के रूप का है तो। ठीक है, अब दूसरा टाइप बच्चों ये है कि आपके पास जो फलन दिया गया हो वो वर्गमूल के अंदर दिया गया हो। तो इस स्थिति में अब देखो हम जानते हैं वर्गमूल के अंदर जो भी हम संख्या लिखते हैं वो धनात्मक होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, ऋणात्मक होती है। तो इसका मतलब f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है इस फलन के परिभाषित होने की। जैसे कि मान लो मैं आपसे कहूं कि वर्गमूल के अंदर x² - 2x + 1 है, तो ये फलन बच्चों तभी परिभाषित होगा जब x² - 2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो ये था आपके पास दूसरे टाइप का फलन। ओके बच्चों, अब ये 2 टाइप के बच्चों आपके पास मुख्यतः फलन दिए गए हैं आपकी किताब में। ठीक है, तो इन दोनों फलनों के आपको प्रांत ज्ञात करने हैं। अब एक एक करके इनके उदाहरण भी जान लेते हैं। तो एक उदाहरण बच्चों आपका ये कि फलन y बराबर 1/x³ - x का प्रांत ज्ञात करिए। अब प्रांत ज्ञात करना है, यहाँ पर देखो बटे में क्या दिया गया है? फलन दिया गया है, तो ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो x³ - x नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0 के। अब यहाँ से x उभयनिष्ठ आ जाएगा, तो हो जाएगा x² - 1 नॉट इक्वल टू 0। अब बच्चों आप लोग मुझे बताओ कि x का मान क्या क्या नहीं हो सकता है। ओके प्रतिमा बेटा, आपकी नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस क्लास को बाद में देख लीजिएगा, बट बच्चों क्लास आपको देखनी है क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। बच्चों ने अच्छा आंसर पूछ रहे हैं कि सर 0 होगा तो क्या होगा। अच्छा, अब समझो 0 होगा तो क्या होगा। यदि बच्चों f(x) को यदि हम 0 के बराबर कर देंगे तो देखो हमारा फलन y बराबर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। और क्या अनंत परिभाषित है? अनंत को क्या आप परिभाषित कर सकते हो? नहीं कर सकते।
तो इसलिए बच्चों एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 जरूरी होता है। ठीक है, ठीक है कि क्यों मैंने एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 लिखा था। यहां पर मुझे जितना भी नजर आ रहा है उसमें मनोज कुमार का सही है, रौनक का भी सही है। और बच्चों भी आंसर बताओ भाई, मनोज कुमार और रौनक ने बताया बस। जतिन बेटा आपका थोड़ा सा गलत है। अब देखो बच्चों इसका आंसर क्या होगा। देखो x गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसको लिख दूंगा मैं x गुणा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, ये हो जाएगा x प्लस 1 गुणा x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से देखो x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, उसके अलावा x की वैल्यू माइनस 1 नहीं हो सकती, और उसके अलावा x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। तो ये 3 वैल्यू बच्चों हमारे पास नहीं हो सकती। अब मैं बताता हूं आप लोगों ने गलती कहां पे करी। आपने देखो x बराबर 0 तो लिख दिया, x नॉट इक्वल टू 0। अब आपने एक्स स्क्वायर माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 लिखा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1, और आपने यहाँ पे लिख दिया कि x नॉट इक्वल टू 1। बेटा ऐसा करने से आपका एक हल रह गया। देखो माइनस 1 का वर्ग भी 1 ही होता है, तो x नॉट इक्वल टू -1 भी होगा। ठीक है, तो 3 बच्चों इसके आंसर होंगे, 0, -1 और 1। ठीक है, क्लियर कैसे 3 आंसर हुए इसके। काफी बच्चों ने अब सही आंसर बताया। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फलन y बराबर वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 का प्रांत ज्ञात कीजिए। अब यहां पर वर्गमूल के अंदर लिखा हुआ है, इसका मुझे प्रांत ज्ञात करना है। तो प्रांत ज्ञात करने के लिए वर्गमूल के अंदर लिखी हुई जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तो ये मैंने 0 कर दी। अब इसके बाद देखो यहां पर इसके गुणनखंड करेंगे, तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे x माइनस 2 गुणा x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बच्चों मुझे बताइए कि क्या आंसर होगा इसका। बताइए बच्चों आगे क्या आंसर होगा इसका। x माइनस 2 गुणा x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। नहीं बेटा नहीं, आंसर सही नहीं है। सत्यम बेटा आपका, पवन पटेल आपका भी आंसर सही नहीं है। 5 से 2 नहीं होगा। खुला अंतराल या बंद अंतराल, अंतराल के रूप में लिख के बताओ। हाँ, मनोज कुमार का आंसर सही है। तो देखो बच्चों आगे क्या किस तरीके से निकालेंगे इसको। अब देखो ये क्या बन गई, एक असमीका, और असमीका को हल करने के लिए मैंने आपको बताया है वेवी कर्व मेथड। तो वेवी कर्व मेथड यहाँ पे लगाते हैं। तो पहले जीरोज निकालेंगे, क्या है 2 और 5, पोल्स यहाँ पर है ही नहीं तो दिक्कत की बात ही नहीं है। यहाँ पर देखो क्या है बराबर का चिन्ह, तो यहाँ पर लगा देंगे डॉटेड। ठीक है, किसी की घात समय क्या नहीं है तो स्टार नहीं बनेगा। अब प्लस माइनस प्लस, क्या चाहिए मुझे धनात्मक वाला, तो एक ये क्षेत्र होगा एक ये क्षेत्र होगा, तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा माइनस अनंत से 2 यूनियन 5 से अनंत। अब देखो बच्चों आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू r माइनस, देखो r में से मैंने 2 से 5 वाले अवयव को हटा दिया। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा प्रांत हो जाएगा। ठीक है, ये बच्चों हमारा प्रांत हो जाएगा। क्लियर। चलो अब बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर देखो दोनों चीजें, वर्गमूल भी है और बटा भी है, तो दोनों का हम यहां पर उपयोग करेंगे। ठीक है, तो पहले तो वर्गमूल के लिए देखा तो ये हो गया x प्लस 1 गुणा x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हर के लिए देखा तो x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, अर्थात x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हल करेंगे तो एक है -1, एक है 3, प्लस माइनस प्लस, चूंकि बराबर का चिन्ह है तो डॉटेड हो जाएगा। क्या चाहिए 0 से बड़ा, तो ये हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू हो गया माइनस अनंत से -1
-1 पर बंद अंतराल यूनियन 3 से लेकर के अनंत तक हो गया। ठीक है, अब देखो बच्चों, क्या इस अंतराल में कहीं 2 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। यदि आ रहा होता तो हम उस 2 को हटा देते। ठीक है, नहीं आ रहा तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये बच्चों इसका प्रांत हो जाएगा। ओके बच्चों, ये इसका प्रांत हो जाएगा। R -(-1 to 3) आगे समझ में? बहुत अच्छे। अब बच्चों समय हो गया है आपकी आज की दूसरी क्विज का, तो तैयार हो जाइए सभी बच्चे दूसरी क्विज के लिए। आपके सामने आ रही है दूसरी क्विज। तो ये रहा बच्चों आपके पास दूसरी क्विज का क्वेश्चन। f(x) बराबर x² + 2x + 1/(x² - 7x + 12) का प्रांत ज्ञात कीजिए। तो आपको इसका प्रांत ज्ञात करना है कि इसका प्रांत क्या होगा। बच्चों आपका समय होता है यहाँ पे समाप्त। अब देखो यहाँ पर प्रांत परिभाषित, फलन के परिभाषित होने के लिए जरूरी है कि जो हर है वो शून्य के बराबर ना हो। तो x² - 7x + 12 शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसके करते हैं गुणनखंड, तो गुणनखंड हो जाएंगे x - 4 × x - 3 ≠ 0। तो इसका मतलब x का मान 3 और 4 नहीं हो सकता, तो प्रांत हो जाएगा r - 3, 4। तो कौन सा विकल्प बच्चों सही हो जाएगा? बी विकल्प। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी विकल्प। चमक गया सभी बच्चों को ये क्वेश्चन? चमका या नहीं चमका? चमक गया ना फलन का प्रांत निकालना? बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। ठीक है, चमक गया सही बच्चों को। ठीक है, अब बच्चों हम लोग फलन का परिसर ज्ञात करना सीखते हैं। तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि फलन का परिसर वह समुच्चय होता है जो कि फलन के प्रांत के अवयवों को फलन के अंदर रखने से प्राप्त होता है। ठीक है, तो फलन y बराबर f(x) के लिए इसके प्रांत के सभी मानों को फलन में रखने से प्राप्त मानों का समुच्चय ही फलन का परिसर कहलाता है। ठीक है, अब फलन का परिसर ज्ञात कैसे करते हैं, इसके भी बच्चों कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम दिए गए फलन को y के बराबर मानते हैं। दिए गए फलन को y के बराबर मानते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो मुझे f(x) बराबर x² है, ये कोई फलन है, मुझे इसका परिसर ज्ञात करना है। तो पहले आप इसको y के बराबर मानोगे, तो y बराबर x² हो गया। ठीक है, उसके पश्चात आप x को y के पदों में लिखोगे, x को y के पदों में लिखें। जैसे यहां पर देखो, मैं x को y के पदों में लिखूंगा तो x बराबर क्या आ गया? वर्गमूल y। ठीक है, तो इससे बच्चों आपके पास में एक f(y) आ जाएगा। तो f(y) क्या आ गया? वर्गमूल y। अब आपको y के वो सभी मान देखने हैं जिस पर f(y) परिभाषित हो। ठीक है, तो y के सभी संभव मान लिखिए जिसके लिए f(y) या x परिभाषित हो। ठीक है, f(y) x ही तो है ना, तो x परिभाषित हो, ऐसे आपको y के मान लिखने हैं। तो उन मानों का जो समुच्चय होगा ना, वही परिसर है। तो y के प्राप्त मानों का समुच्चय,
या फिर आप लिख सकते हैं एफ ऑफ वाई का प्रांत ही y बराबर एफ ऑफ एक्स का परिसर है। ठीक है बच्चों, तो इन स्टेप्स की सहायता से आप फलन का परिसर ज्ञात कर सकते हो। जैसे यहां पर देखो y वर्गमूल के अंदर है तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब इस फलन का परिसर क्या हो जाएगा, 0 से लेकर के अनंत तक। ठीक है, तो ऐसे बच्चों आप किसी फलन का परिसर ज्ञात करते हो। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों कि कैसे हम फलन का परिसर ज्ञात करेंगे। चलो इसको एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। ठीक है, तो मान लो मैंने एफ ऑफ एक्स बराबर ले लिया, अब मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये मैंने ले लिया। ठीक है, मुझे इसका परिसर ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करूंगा। सबसे पहले मैं इसको y के बराबर लिखूंगा, तो y बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। पहला स्टेप मेरा ये होगा। ठीक है, दूसरे स्टेप में मैं x को y के पदों में लिखूंगा, तो यहां पर देखो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, y माइनस 1, तो x बराबर हो जाएगा वर्गमूल y माइनस 1। ठीक है, इसके बाद तीसरे स्टेप में आप y के उन सभी मानों को निकालेंगे जिस पर f ऑफ y आपका परिभाषित हो। तो यहां पर देखो y माइनस 1 वर्गमूल के अंदर आ रहा है, अब ये आपका 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, तो इसका मतलब y का मान 1 से बड़ा या बराबर हो जाएगा। अब ये जो आपके पास f ऑफ y का प्रांत आया ना, यही बच्चों आपके f ऑफ x का परिसर होगा। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप में आ गया आपका f ऑफ x का परिसर बराबर 1 से बड़ा या बराबर, मतलब 1 से लेकर के अनंत तक। ठीक है, ये हो गया बच्चों आपके f ऑफ x का परिसर। ऐसे बच्चों हम किसी फलन का परिसर ज्ञात करते हैं। ओके, समझ में आ गया प्रत्येक बच्चे को? समझ में आया या नहीं आया बच्चों, ये मुझे बताओ। आ गया ना? इस प्रकार से हम फलन का परिसर ज्ञात करते हैं। ठीक है, अच्छा कुछ प्रश्न करते हैं, जैसे कि मान लो ये y बराबर एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हमें परिसर ज्ञात करना है। तो जहां पर देखो y के बराबर पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, अब हम x को y के पदों में लिखेंगे, तो पहले व गुणा कर देते हैं, तो ये हो गया y गुणा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में x। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब इसके बाद देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई बराबर x। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई बराबर में 0। ये हो गया। अब यदि बच्चों हम यहाँ से x का मान निकालें, क्योंकि ये क्या है, x में द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण का हल हम निकालते हैं द्विघात सूत्र की सहायता से, तो x बराबर हो जाएगा माइनस बी, मतलब कि माइनस ऑफ माइनस 1 तो प्लस का 1, प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर मतलब माइनस 1 का वर्ग 1, माइनस 4 ए की जगह पर यहां पर y है, और सी की जगह पर यहां पर y है, अपॉन 2 गुणा ए। ये हो जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों यहां पर a बराबर है y, b बराबर है माइनस 1, c बराबर है y। हमने लगाया द्विघात सूत्र, तो x बराबर हो गया माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, अब यहां से ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस वर्गमूल 1 माइनस 4y स्क्वायर अपॉन में 2y। ये बच्चों हमारे पास x आ जाएगा। ठीक है, अब ये कब परिभाषित होगा, जब ये वर्गमूल में लिखी हुई क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी और y 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए एक तो, और y 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर देखो इसको मैं लिख सकता हूं 4y स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि हमने असमीका के प्रत्येक पद में माइनस 1 का गुणा कर दिया। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये 2y प्लस 1 गुणा 2y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो अब बनाएंगे एक सरल रेखा, यहाँ पर एक आएगा माइनस का 1/2, एक आएगा प्लस का 1/2। यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, क्या चाहिए माइनस वाला, तो मेरे पास ये क्षेत्र हो जाएगा। उसके अलावा बराबर का चिन्ह लग रहा है, तो हमें ये वाले बिंदु भी लेने हैं। ठीक है,
तो यहां से y बिलोंग्स टू क्या हो गया, y बिलोंग्स टू हो गया आपके पास -1/2 से 1/2। अब इसमें बच्चों जीरो भी आ रहा है, हमें जीरो नहीं लेना है तो हमने जीरो हटा दिया। ठीक है, तो ये बच्चों आपके पास f ऑफ x का परिसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे बच्चों आप f ऑफ x का परिसर ज्ञात करते हो। ओके बच्चों, ऐसे आप f ऑफ x का परिसर ज्ञात करोगे। ठीक है, क्लियर? क्लियर प्रत्येक बच्चे को? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताओ मुझे जल्दी से। फिर से बताएं। चलो बेटा मैं फिर से बताता हूं। देखो बच्चों, हमें फलन का परिसर निकालना होता है। ठीक है, तो फलन का परिसर निकालने के लिए सबसे पहले हम दिए गए फलन को y के बराबर करेंगे। तो मैंने y के बराबर कर दिया। ठीक है, इसके पश्चात बच्चों हम लोग वज्र गुणा करेंगे और x को y के पदों में लेकर आएंगे। तो मैंने वज्र गुणा किया, ये बन गया। आगे गुणा कर दिया y का अंदर, तो मेरे पास ये बन गया। तो इस तरीके से मेरे पास x में एक द्विघात समीकरण बन गई। अब इसकी तुलना यदि मैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के साथ करूं तो a बराबर y, b बराबर -1, c बराबर y मिल जाएगा मुझे। ठीक है, अब यहां से मैंने द्विघात सूत्र का उपयोग करके x का मान निकाला, तो ये हो गया। अब x देखो कहां कहां पर परिभाषित है, तो x के परिभाषित होने के लिए 1 - 4y² को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। पहली बात तो ये, वर्गमूल के अंदर वाली संख्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, हाँ बेटा, यदि आप 0 माइनस नहीं करोगे तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो हर में y दे रखा है वो शून्य नहीं होना चाहिए, तो वो हमने यहाँ पर कर दिया। इसके बाद में ये आपके पास में एक असमीका थी, इस असमीका को आपने हल किया तो आपका हल क्षेत्र आ गया -1/2 से 1/2। अब मुझे 0 नहीं लेना था तो मैंने 0 हटा दिया। तो यही बच्चों हमारे y का क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फलन का परिसर हो गया। ठीक है, आप लोग खुद सोचो कि y शून्य के बराबर कब होगा। y शून्य के बराबर कभी हो सकता है कि देखो, यदि आप y को शून्य के बराबर कर रहे हो तो इसका मतलब यहाँ पर शून्य होना चाहिए x में। अब x में शून्य है तो x बराबर 0 लेने पर ये 0/1 हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। वेट, y का मान शून्य हो सकता है, x बराबर 0 पर y का मान शून्य हो रहा है। हमने कहीं पर कुछ गलती तो नहीं कर दी, एक बार देख लेते हैं। y प्लस x² y बराबर x होगा। ठीक है, x² y माइनस x प्लस y बराबर 0, तो a की वैल्यू y, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू y हो जाएगी। ठीक है, तुलना करी, हमारे पास में ये आ गया 1 प्लस माइनस वर्गमूल 1 - 4² अपॉन में 2y आ गया। ठीक है, अब 1 - 4y² ये होना चाहिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है, तो ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में समझ में नहीं आया? देखो बच्चों, मैं फिर से आपको समझाता हूं। देखो, हमें निकालना था इस फलन का परिसर, तो फलन का परिसर ज्ञात करने के लिए हमने सबसे पहले तो दिए गए फलन को y के बराबर लिखा, वो ऑलरेडी दिया हुआ था। इसके पश्चात हमने x को y के पदों में लिखा। यहां तक आप लोगों को समझ में आया? मुझे ये बताओ कि आपको यहां तक समझ में आया या नहीं आया? हाँ, y बराबर पहले से दिया हुआ था, तो पहला स्टेप तो हमारे यहां पर कंप्लीट हो गया। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, अब इसके पश्चात बच्चों हमने x का मान निकाला। अब x का मान ज्ञात हमने कैसे किया? x का मान ज्ञात करने के लिए बच्चों हमने द्विघात सूत्र का उपयोग किया। अब यहां पर हमने द्विघात सूत्र लगाया, तो x बराबर हो गया -b, माइनस ऑफ -1 मतलब प्लस का 1, प्लस माइनस वर्गमूल b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, तो 2y हो गया। तो x बराबर आ गया 1 प्लस माइनस वर्गमूल 1 - 4y² अपॉन में 2y, ये हमारे पास आ गया। अब यहां पर देखो, यहां पर बच्चों यदि हमें x को परिभाषित करना है
तो इसके लिए 1 माइनस 4y² को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। ये मैंने यहां पर कर दिया, ठीक है। हाँ, एक को क्यों छोड़ दिया बेटा, हमें y के वो मान देखने जिस पर हमारा x परिभाषित हो, तो उसमें एक का क्या कोई योगदान है? क्या एक का कोई योगदान है क्या? उसमें कोई योगदान नहीं है, ठीक है। एक का बच्चों उसमें कोई योगदान नहीं है, तो इसलिए हमने एक को छोड़ दिया, ठीक है। तो यहां पर 1 माइनस 4y² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए था। अब मैंने असमीका के प्रत्येक पद में -1 का गुणा किया। 11वीं क्लास में बच्चों आप पढ़ चुके हो कि यदि हम माइनस का गुणा करते हैं तो असमीका का चिन्ह बदल जाता है। तो ये हो गया 4y² माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको लिख दिया मैंने 2y प्लस 1 2y माइनस 1 के रूप में। तो यहां से हमारे पास में दो बिंदु आए, -1/2 और 1/2। अब यहां पर हमने प्लस माइनस प्लस लगाया, हमें ऋणात्मक वाला चाहिए था, तो हमारे पास -1/2 से 1/2 आया। तो आई थिंक प्रत्येक बच्चे को ये वाली चीज तो समझ में आ गई होगी अच्छे से। पहले मुझे ये बताओ कि ये वाली चीज आपको समझ में आई या नहीं आई। चलो इसको अभी के लिए मैं छोड़ देता हूं, ठीक है। पहले मुझे ये बताओ कि आपको ये वाली चीज समझ में आई या नहीं आई। यहां तक आपको समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया बच्चों? आपको आ गया? अच्छा, अब देखो, अब यहां पर y आ रहा है हर में, ठीक है। और यदि ये f ऑफ y है तो इसको परिभाषित होने के लिए y जो हर में है उसको शून्य के बराबर नहीं होना पड़ेगा। तो इसका मतलब y शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। y बच्चों शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि y शून्य के बराबर हो गया तो उस पर हमारा x परिभाषित नहीं होगा, ठीक है। तो y नॉट इक्वल टू हो जाएगा 0 के। तो इसलिए यहां पर माइनस में 0 भी आया था, ठीक है। अब क्लियर है? अच्छा, अब बच्चों एक f ऑफ x ये दे रखा है, इसका आपको प्रांत और परिसर ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रांत की। तो 9 माइनस x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर से माइनस का गुणा करेंगे तो x² माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x प्लस 3 x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 0 के। संख्या रेखा -3 3 प्लस माइनस प्लस, तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा -3 से लेकर के प्लस के 3 तक। तो ये तो आ गया इसका प्रांत। अब बात करते हैं परिसर की। तो परिसर के लिए इसको y के बराबर करेंगे, तो y बराबर हो गया वर्गमूल 9 माइनस x²। अब सेकंड स्टेप में हम x को y के पदों में लिखेंगे, तो दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं, तो y² बराबर 9 माइनस x² हो जाएगा। तो x² बराबर आ गया 9 माइनस y² के, तो x बराबर हो गया वर्गमूल 9 माइनस y² के। अब फिर से यहां पर परिभाषित करना है, तो 9 माइनस y² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहां पर ये हो जाएगा फिर से y² माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां पर आ गया y प्लस 3 y माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो फिर -3 प्लस का 3 प्लस माइनस प्लस, तो ये बच्चों क्षेत्र आ गया, तो y बिलोंग्स टू हो गया -3 से प्लस का 3, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, आपको यहां पर यदि इस प्रश्न में फलन का परिसर ज्ञात करने में इस तरीके से दिक्कत हो रही है ना, तो मैं आपको सबसे बढ़िया तरीका बताता हूं। आप इस फलन का ग्राफ बना लो, ठीक है। क्योंकि ग्राफ जो हमें आंसर मिलता है ना, वो वास्तव में बहुत टॉप होता है, ठीक है। तो आपके पास दूसरा तरीका ये है कि आप y बराबर x/1 प्लस x² का ग्राफ बना लो, ठीक है। उसके अलावा इसका परिसर ज्ञात करने के और भी बच्चों हमें काफी सारे तरीके आते हैं, ठीक है। और उन तरीकों को आप 5वें अध्याय सम अवकलन में पढ़ोगे, ठीक है। तो यदि आपको ये तरीका समझ में नहीं आ रहा है तो परेशान होने की बात नहीं है। 5वें अध्याय के पश्चात आपको एक तरीका और मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब समय हो गया बच्चों आपकी थर्ड क्विज का। तो आप मुझे इसका आंसर बताइए। फलन f ऑफ x बराबर वर्गमूल 25 माइनस x² का परिसर क्या होगा? इसका बच्चों आप मुझे आंसर बताइए। कौन सा विकल्प बच्चों आपका सही होगा?
तीसरे नंबर की क्विज है बच्चों आपकी। बताइए बच्चों इसका आंसर। अच्छा बच्चों वेट, एक गलतियां हो गई यहां पर। देखो गलती क्या हुई, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, यहां पर बोल दिया y बिलोंग्स टू होगा -3 से लेकर 3 तक। बच्चों y क्या है, y आपका वर्गमूल 9 - x²। ये क्या है, एक वर्गमूल फलन है, और वर्गमूल फलन हमेशा धनात्मक होता है। वर्गमूल फलन बच्चों हमेशा धनात्मक होता है, तो इसका मतलब y का मान हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो y का मान -3 नहीं हो सकता। ठीक है, काफी बच्चों ने गलती की थी और इसलिए मैं देखना चाह रहा था कि कौन बच्चा इस गलती को पकड़ता है। ठीक है, कई बच्चों ने नहीं पकड़ा, सब आंसर बता रहे -3 से 3, -3 से 3। अरे बेटा, आपको 11वीं क्लास में बताया गया होगा कि वर्गमूल फलन एक धनात्मक फलन होता है, तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो इसका मतलब उसका मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो ये बच्चों इसका परिसर नहीं होगा, इसका परिसर होगा 0 से लेकर के 3 तक। ठीक है, ये बच्चों इसका परिसर होगा। ओके बच्चों, ये इसका परिसर होगा। ठीक है, क्लियर। इसी प्रकार जैसे आपके पास क्विज का क्वेश्चन आया ना ये वाला, तो यहां पर देखो f(x) बराबर वर्गमूल 25 - x² था। तो पहली बात, वर्गमूल फलन है तो ये हमेशा धनात्मक होगा, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, a ऋणात्मक होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर हमें y परिसर ज्ञात करना है, तो 25 - x² बराबर हो जाएगा y² के, तो x² बराबर हो जाएगा 25 - y² के, तो x बराबर हो गया वर्गमूल 25 - y²। अब 25 - y² ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 0 के, यानी y² - 25 लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 0 के, तो ये हो गया y + 5 y - 5 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पर आ गया 5 -5, यहाँ पर आ गया 5 प्लस माइनस प्लस, तो ये वाला क्षेत्र आ गया, तो y बिलोंग्स टू हो गया -5 से +5। बट y का मान तो 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, तो y बिलोंग्स टू हो जाएगा 0 से लेकर के 5 तक। तो कौन सा विकल्प सही होगा बच्चों, ए विकल्प। ठीक है, ए विकल्प इसका सही उत्तर होगा। ओके बच्चों, अब आज की क्लास को बच्चों मैं यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूं। फलनों के प्रकार 4 होते हैं, उनको मैं आपको बता देता हूं, बाकी इनके बारे में हम अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहला होता है बच्चों एक एकी फलन, दूसरा होता है बहु एक एकी फलन, तीसरा होता है आच्छादक फलन, और चौथा होता है बच्चों अंतरक्षेपी फलन, अंतःक्षेपी फलन। ठीक है, ये बच्चों 4 आपके फलनों के प्रकार होते हैं। ठीक है, एक एकी फलन, आच्छादक फलन, बहु एक एकी फलन और अंतःक्षेपी फलन। अब क्या होते हैं ये फलन, इनके बारे में बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को बच्चों मैं यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूं। अगली क्लास में हम लोग इन फलनों के बारे में सारी बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद है कि आज आपको फलन का प्रांत और परिसर निकालना समझ में आ गया होगा। मैंने आज काफ़ी आराम से आपको पढ़ाया, क्योंकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, काफ़ी बच्चों को ये टॉपिक नहीं आता है। ठीक है, अब आज के इस सेशन को बच्चों यहीं पे समाप्त करते हैं। मुलाकात होगी अब हमारी नेक्स्ट क्लास में, यानी कि मंडे को सुबह 10 बजे, जिसमें बच्चों मैं आपको फलनों के प्रकार के बारे में बताऊंगा और फलनों के प्रकार पर आधारित मैं आपको प्रश्न भी करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।